IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। अक्सर क्रिकेट के मैदान पर हम चमत्कार की बात करते हैं और चमत्कार को नमस्कार भी करते हैं, और कुछ ऐसा ही नजारा था शारजाह के मैदान पर, जहां पर दिल्ली जीतते जीतते हार गई और कोलकाता हारते हारते जीत गई। और कुल मिलाकर शायद क्रिकेट का यही मजा है कि विपरीत परिस्थितियों में आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से अपने आप को संभालते हैं और किस तरह से आप मंजिल तक पहुंचते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कल देखने को मिला, जब आर अश्विन ने पहले अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर दिल्ली की उम्मीदें जगा दी और फिर राहुल त्रिपाठी ने आकर एक छक्का लगाया और मैच कोलकाता के पक्ष में चला गया। काफी कुछ गलतियां हुई है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, काफी कुछ खामियां नजर आई कोलकाता नाइट राइडर्स के भी टीम में, और यहाँ से अब क्या चैंपियन चेन्नई को टक्कर देने की स्थिति में है कोलकाता, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम दिल्ली क्या पिच की वजह से हार गई, क्या परिस्थितियों के साथ एडजस्ट न कर पाने की वजह से दिल्ली लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंचने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे अच्छी क्रिकेट और सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फाइनल पहुंचने वाली टीमों की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो वहां चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम लिखा आएगा। यानी कि एक तरफ 3 बार की चैंपियन चेन्नई है तो दूसरी तरफ 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। अब सवाल बड़ा यह है कि दिल्ली आखिर ऐसी क्या गलती कर रही है जिसकी वजह से वो प्लेऑफ के आगे नहीं बढ़ पाते। क्या ऋषभ पंत दूसरे विराट कोहली तो नहीं बन जाएंगे जो नॉकआउट मैचेस में अचानक क्रंच कर जाते हैं। और ऋषभ पंत की इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के जितने भी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी थे, वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए टैलेंट हंट यानी टैलेंट रिसर्च टीम के हेड सबा करीम हमारे साथ है, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर भी रहे। सबा भाई, जो कुछ कल हुआ वो तो एक चमत्कार की तरह था, लेकिन ये चमत्कार होने दिया दिल्ली की टीम ने। पहले खराब बल्लेबाजी और उसके बाद जिस तरह से इमोशंस बाहर आए, वो ये दर्शाता है कि आपने जो कुछ खराब किया उसको आपने फिर कवर अप करने की कोशिश की, जो नहीं हो पाया। हाँ राजीव, देखिए आईपीएल जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके टीम के प्रदर्शन में निरंतरता होनी चाहिए। अब प्लेऑफ्स तक दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतरीन निरंतरता दिखाई थी, चाहे वो पहले लेग में हो या फिर दूसरे लेग में हो, चाहे पहले बल्लेबाजी करते समय हो या फिर डिफेंड करते समय हो। अंत में जब जरूरत पड़ी प्लेऑफ्स में आने के बाद वो निरंतरता की, वो स्थिरता की उनके बल्लेबाजी में, उनके अप्रोच में, वो मुझे लगता है गायब हो गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अगर आप देखें तो पिछले 3 मैचेस आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स हार गया। आरसीबी के विरुद्ध भी हम लोग एक बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए। सीएसके के विरुद्ध भी 172 रन का टारगेट हम लोगों ने दिया था, वो हम डिफेंड नहीं कर पाए। और यहाँ पर एक बहुत ही छोटा टारगेट दिया था जो हम डिफेंड नहीं कर पाए। ये दर्शाता है कि अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत कुछ निर्भर कर रहा था दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के ऊपर। चलिए ये तो बहुत कम स्कोर दिल्ली कैपिटल्स डिफेंड कर रहा था, पर इसके पहले दोनों वाले जो मैचेस, 2 मैचेस थे, वहां पर गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई। अंत में जब ये एक और एलिमिनेटर सामने आया तब हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। तो अंत में अगर हम ठीक प्रकार से समराइज करेंगे तो ये कहना होगा कि परिस्थिति के हिसाब से जो परिवर्तन आने चाहिए था प्रदर्शन में, वो देखने को नहीं मिला दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, विशेष करके शारजा जैसे विकेटों पर। क्योंकि शारजा में जितने सारे मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने खेले हैं वहां पर संघर्ष करते हुए नजर आई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी में, और वो बहुत बड़ा कारण रहा दिल्ली कैपिटल्स के बाहर होने का। मुझे अभी भी विश्वास था कि दिल्ली कैपिटल में मिशन बहुत ज्यादा है, कई सारे यंगस्टर्स है, ये यंग टीम है। अगर आप देखें अनुभव के हिसाब से तो वहां पर शिखर धवन है टॉप में, उनके सामने कौन है? पृथ्वी शॉ। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 है, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, आवेश खान, अक्षर पटेल, कई सारे युवा प्लेयर्स हैं इसमें। इसी वजह से मुझे लगता है कि सभी जो खिलाड़ी हैं इतना ज्यादा भावनात्मक हो गए, क्योंकि टीम का एनवायरनमेंट, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट, हमारे कोचिंग स्टाफ, सभी लोगों ने इतनी मेहनत की थी। तो अंत में बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को बाहर जाना पड़ रहा है। राजकुमार सर, 2 ऐसे कप्तानों के साथ आप जुड़े हैं जिनके साथ आपने काम किया और कर रहे हैं, वो इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं किसी भी टीम के साथ। हमने विराट कोहली का भी अटैचमेंट देखा आरसीबी के साथ। अक्सर वो निराश हो जाते हैं कि प्लेऑफ तक पहुंचते हैं और नॉकआउट क्वालिफाई नहीं करते। अब दिल्ली कैपिटल्स क्या उसी श्रेणी में आपको आती नजर आ रही है? शानदार क्रिकेट खेली पूरे आईपीएल सीजन 14 में, पॉइंट शैली में टॉप पर है, लेकिन नॉकआउट मैचेस, दोनों मैच वो हार गए। कैसे आप देखते हो ऋषभ पंत जिस तरह से इमोशनल हुए मैच के बाद,
वो कोशिश करके भी अपने आंसू और अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे थे। ये एक यंगस्टर्स के साथ चल रही परेशानी आप देख रहे हैं, यंग कप्तान है इसलिए ऐसा है, या आपको लग रहा है कि दिल्ली ने अच्छी क्रिकेट खेली और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए तमाम यंगस्टर्स का वो इमोशन बाहर आ गया? देखिए राजीव, इमोशंस तो बाहर आते हैं जब आप फेवरेट हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो और इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, सारे यंगस्टर्स इकट्ठे होके, एक जज्बा था इस टीम में। और मेरी तो फेवरेट टीम थी, मुझे लग रहा था कि इस बार दिल्ली जरूर चैंपियन होगी। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप इमोशनल हो जाते हैं, जीतने पर भी और हारने पर भी। तो वही इमोशंस कल ऋषभ पंत के भी देखने को मिले थे। और आपने सही कहा, यही हाल विराट का होता है। विराट जब हारता है तो उससे भी एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब उनको भी बर्दाश्त नहीं होता, वो हार जल्दी से वो हारना नहीं चाहते हैं। जहां तक जी। कप्तानी की बात है, थोड़ा सा मुझे लगा कि ऋषभ पंत को अभी और समय है सीखने के लिए कप्तानी में, क्योंकि कुछ गलतियां हुई उनसे कप्तानी में, मैंने जैसा देखा। तो लेकिन अभी यंगस्टर हैं, बहुत कुछ है उनके पास सीखने को, जी। इमेंसली टैलेंटेड वो हैं। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो सीखेंगे और अपनी इमोशंस को भी कैसे काबू में रखा जाता है, शायद ये भी सीखेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर पृथ्वी का एक सवाल है सवा भाई, उनका ये कहना है कि चमत्कार तो ठीक है वो होते रहते हैं मैदान पर, लेकिन खराब फील्डिंग भी की है दिल्ली कैपिटल्स ने, कैचेस छोड़े गए जिसका खामियाजा भुगता है दिल्ली ने। हाँ, जब आप छोटा स्कोर डिफेंड कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आपके फील्डर्स आपको सपोर्ट करें। वो देखने को नहीं मिला। मैं मैच देख रहा था, आर अश्विन ने वहां पर एक बड़ा ही सरल सा कैच छोड़ दिया। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे लड़ाई थी सिर्फ पावर प्ले की। पावर जी। प्ले में मुझे लगा कि हम लोगों ने 10 से 15 रन कम बनाए, और अगर हम वहां पे पावर प्ले में रन बना लेते तो फिर हमारा स्कोर 150 हो जाता, जो कि बहुत कठिन होता। हमने देखा किस प्रकार से जो परिस्थिति वो बदल गई सेकंड हाफ में। उसकी वजह से बॉल आसानी से आ रही थी और उसी को कैपिटलाइज किया वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने। तो ये बड़ा ही शानदार अप्रोच रहा। पर इतना आसान हो गया था सेकंड हाफ में बैटिंग करना। ये तो क्रेडिट है दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के लिए कि उन्होंने शानदार वापसी की अंतिम के 5 या 6 ओवर में, और एक तरह से चोक कर दिया केकेआर को। और वहां पर सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन धार के साथ गेंदबाजी की। पर अंत में मुझे लगता है कि जब तक बॉल नहीं है, पावर प्ले में आपको ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना होगा उसका, तभी आप एक चैलेंजिंग स्कोर सेट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं पाया। राजकुमार सर, क्या वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल की 96 रनों की साझेदारी ने बड़ा फर्क डाल दिया? चैंपियन की तरह बैटिंग करी है उन्होंने आईपीएल सीजन 14 में। बिल्कुल राजीव, बेहतरीन पार्टनरशिप थी और इसी ने सारा मैच दिल्ली से दूर ले गई। एक अच्छी फाइंड है वेंकटेश अय्यर, और जिस तरह ये इन्होंने परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि आईपीएल हर साल एक नया प्लेयर देता है इंडियन टीम को। तो मुझे लगता है कि इस साल ये एक नए प्लेयर आए हैं जो कि कंटेंडर है बहुत जल्दी भारतीय टीम में आने के। और जी। शुभमन गिल अपनी वापसी कर रहे हैं, तो दिखाना चाह रहे थे कि कितनी क्लास है उनके अंदर, और वो उन्होंने दिखाया। तो बहुत शानदार ये पार्टनरशिप हुई, जिसकी की वजह से दिल्ली केकेआर यहाँ तक पहुंच पाई है फाइनल में। हर्ष जैन का कहना है कि टॉस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सभा भाई लास्ट के तीनों मैचेस में। आप सहमत हैं कि टॉस इतना क्रूशियल हो जाता है टी20 फॉर्मेट में? हाँ, विशेष करके जिस तरह से कंडीशंस हैं यहाँ पर यूएई में, राजीव, आपने देखा कि सेकंड हाफ में कितने ज्यादा ओस पड़ने लगती है। जी। वहां पर बॉलर्स को ग्रिप करने में मुश्किल हो जाती है। जैसे ही बॉल ट्रैवल करती है आउटफील्ड में, वहां से पेस बॉलर्स को भी और स्पिनर्स को कुछ फायदा मिलता नहीं है। बॉल जो है वो स्किड करके आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और हालांकि अंत में चेजिंग टीम को भी परेशानी होती है, पर वो जो आपको एडवांटेज मिलता है पहले 10 ओवर का सेकंड हाफ में जब आप चेस कर रहे हैं, उसको नकारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर आप जितनी भी कोशिश कर लें, उतनी ज्यादा मदद बॉलर्स को मिलती नहीं है। तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पर अंत में देखिए, आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही है, इतना अच्छा बैलेंस है। वो ये जो टॉस का जो फैक्टर है उसको निकालना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जी। इसी वजह से, चूंकि आपको मालूम था कि सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत ओस पड़ेगी, वहां पर कंडीशंस चेंज होंगे, इसीलिए आपको 15-20 रन का कुशन चाहिए था, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को मिल नहीं पाया। और वो कुशन तब मिलता है जब आप पावर प्ले में और ज्यादा एग्रेसिव या फिर थोड़ा और फ्रीडम के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अब स्टॉइनिस को आप देख लें, 18 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया। कम से कम रन ऑफ बॉल भी मिलता तब भी वहां पर आपको 5 रन और मिल जाते। जी। तो मैं मानता हूँ कि कठिन थे कंडीशंस, पर आपको कुछ ना कुछ अलग करना होगा अगर आपको आईपीएल जीतना है। तो नहीं तो फिर आसानी से यहाँ पर जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आईपीएल जीतना बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली कैपिटल्स के लिए।
तो चले रिकी पॉन्टिंग एज अ कोच क्या फेल रहे हैं इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. चलिए खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात रिकी पॉन्टिंग की कर लेते हैं और रिकी पॉन्टिंग के लिए सवाल सभा भाई आपके लिए है कि रिकी पॉन्टिंग को क्या यहाँ पर सैक कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्टोइनिस को उन्होंने प्रमोट किया है शारजा की पिच पर, उससे मैच में बड़ा फर्क पड़ गया। नहीं, मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा ही शानदार काम किया है राजीव, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस का इंतजार था दिल्ली कैपिटल्स को, जैसे ही फिट हुए उनको अंदर डालना पड़ा, क्योंकि उनको पास एक बैकअप बॉलर चाहिए था। और मार्कस स्टोइनिस एक मैच विनर है, और जब भी उन्होंने नंबर 3 पर आकर बैटिंग की है वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपके पास विकल्प बहुत कम थे, एक जो विकल्प मुझे नजर आ रहा था वो था ललित यादव का। तो ललित यादव को अगर आप वो नंबर 3 के खिलाड़ी है नहीं, तो फिर आपको श्रेयस अय्यर को ऊपर भेजना पड़ता, तब आपकी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत और कमजोर हो जाती है। और मार्कस स्टोइनिस के पास अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो उनका जाना बनता था। कंडीशन जैसे भी हो, अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो आपको कंडीशंस के हिसाब से अपने गेम में परिवर्तन करना होगा और आपको प्रयास करना होगा। तो अब ये अलग बात है कि ये जो दाव है जो रिकी पॉन्टिंग और टीम मैनेजमेंट में जो खेला था वो ठीक साबित हुआ नहीं, और बॉलिंग करने की नौबत आई नहीं है मार्कस स्टोइनिस की। वहां पर भी हो सकता है कि 1 या 2 ओवर आप मिडिल ओवर में करवा सकते थे स्टोइनिस से, पर वो हो नहीं पाया। अमार का एक सवाल है राजकुमार सर आपके लिए। उनका कहना है कि हम जो सो कॉल्ड बैड पिचेस कर रहे हैं वो ज्यादा एंटरटेनिंग है बनस्पत इसके कि हम बेसबॉल वाली पिचेस यानी कि फ्लैट पिचेस पे बैटिंग करते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह की पिचेस एंटरटेनिंग है ज्यादा, जैसे शारजा में? देखिए राजीव, इसमें मैं कहूंगा कि शायद बॉलर्स के लिए भी कुछ है, वरना तो बिल्कुल ही बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया ये गेम। तो यहाँ पर बॉलर्स भी गेम में हैं, और ये भी एक अच्छा टसल है बैटिंग और बॉलिंग के बीच में। वरना अक्सर देखा जाता है भारत में जब होता है T20 या किसी भी और कंट्री में, तो बड़े फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, 20 ओवर में 190 रन बनते हैं, 200 रन बनते हैं, तो वो एक अलग एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर आप जेन्युइन क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो अगर आप टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो इस तरह की टसल भी आपको देखने में मजा आएगा। और बिल्कुल मेरा मानना है कि यहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ है, तो बैट्समैनों को भी संघर्ष करना पड़ता है, तो ये भी एक अच्छा एंटरटेनमेंट है। सभा भाई इत्तेफाक रखते हैं आप जो कुछ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी T20 फॉर्मेट में रन बनाए। राजीव, मेरे हिसाब से 125, 130, 135 T20 का स्कोर नहीं है। तो दुबई में जिस प्रकार के विकेट मिले हैं 160, 170, वो मेरे हिसाब से चैलेंजिंग स्कोर रहता है। वहां पर बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी है, और बल्लेबाजों के लिए भी वो सरफेस है जहां पर वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। वो एंटरटेनिंग क्रिकेट है। अब शॉर्टर फॉर्मेट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस इसलिए किया है ताकि वहां पर रन देखने को मिले और थोड़ा बहुत चैलेंज हो वहां पर बॉलर्स के लिए भी। तो मेरे विचार से मैं 200, 250 वाली विकेटों के लिए मुझे लगता नहीं मैं उस फेवर में हूँ। मुझे लगता है 160, 170 का अगर स्कोर खड़ा कर रही है टीमें, दोनों टीमें, तब वो ज्यादा एंटरटेनिंग क्रिकेट प्रदान करती हैं। उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है राजीव कि टॉस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों टीमों को, विशेष करके शॉर्टर फॉर्मेट में, क्योंकि आपके पास मौका है नहीं वापस आने का। अब 5 डे टेस्ट मैचेस में आपको मौका रहता है, 4th डे बॉल टर्न करने लगती है, 5th डे वेरिएबल बाउंस आ जाता है, पर शॉर्टर फॉर्मेट में आपके पास सिर्फ 20 ओवर्स हैं, समय नहीं है आपके पास। तो वहां पर अगर टॉस का एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। यहाँ पर राजकुमार सर, लेकिन मुद्दा ये है कि वेंकटेश अय्यर को लेकर बहुत ज्यादा इस समय सवाल आ रहे हैं मेरे पास भी, और हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे वेंकटेश अय्यर को सीजन की खोज कह के? थोड़ा और मैच्योर होने देना चाहिए उनको। ये पहला सीजन है, बहुत धमाका किया है उन्होंने, टैलेंट भी दिखाया है, बट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसे टैलेंट के साथ। नहीं, जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी फाइंड है वो, ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेट अवे इंडियन टीम में लिया जा रहा है कि वो रिप्लेस करेंगे हार्दिक पांड्या को या किसी और को। तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छा ऑलराउंडर उभर कर आया है, तो और जो उसमें प्रतिभा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उसको और अच्छे से ग्रूम किया जाना चाहिए। अच्छे से उनको और इंडिया ए के मैचेस वगैरह खेलेंगे वो,
तो जी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक वो परिपक्व ऑलराउंडर बनकर उभरेंगे। सभा भाई, लेकिन शुभमन गिल वेंकटेश अय्यर के कंट्रीब्यूशन के आगे थोड़ा सा छुप गए हैं, बट वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर से फास्ट बॉलर्स को जो स्टेप आउट करके उन्होंने पुल मारे हैं। कल एक पुल उन्होंने मारा जो सामने छक्का गया। मुझे याद आ रहा है नौकियो को उन्होंने सामने छक्का मारा था पुल करके। कैसे आप देख रहे हैं एज अ बैट्समैन जो ग्रूम किया है इस बार शुभमन गिल ने? देखिए, शुभमन गिल के टैलेंट में, उनके स्किल में कोई भी उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अद्भुत खिलाड़ी है ये। जी। और प्रतिभा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्किल है इनमें। अभी तक जो T20 मैचेस उन्होंने खेले थे केकेआर के लिए, इसके पहले वहां पर उनका अप्रोच जो था वो बहुत ज्यादा सबड्यूड था। इस बार पहली बार जिस तरह से उन्होंने अपना अप्रोच में परिवर्तन दिखाया है वो सराहनीय है। ये जो फ्रेशनेस है, ये जो बोल्ड अप्रोच है, जो सकारात्मक नजरिया उन्होंने अपनाया है, ये बहुत अच्छा लगा देखकर। और इस प्रकार के खेल के लिए उनमें वो उस तरह के स्किल्स हैं। तो बस इंतजार था कि इसी प्रकार से वो अपने आप को इम्पोज करे मैदान पर, जो उन्होंने किया है सेकेंड लेग में। और वही इसी वजह से बहुत बड़ा कारण रहा है केकेआर के फाइनल्स में क्वालिफाई करने का, क्योंकि जो शुरुआत मिली है वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल के, वहां पर ना ही केवल उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, पर जिस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन के मेन बॉलर्स को टारगेट किया है, उससे मुझे लगता है कि विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है केकेआर टीम का। और मुझे लगता है इसी प्रकार के लय के साथ शुभमन गिल को और भी आगे बल्लेबाजी करनी होगी। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर आपके लिए साबित हो सकता है। हाँ। बस वही इंतजार था कि किस तरह से हर एक फॉर्मेट में आपको अडेप्ट करना है। टेस्ट मैचेस में हम लोगों ने जी। देखा 30-35 रन बनाकर आउट हो जा रहे थे। राजकुमार सर, शॉट सवाल सिलेक्शन कसाट सही नहीं साहब का था। है, उनका पूछना है कि क्या सीएसके को फाइनल में एक एडवांटेज के तौर पे देखा जाए दुबई में, क्योंकि इससे पहले जो 2 रन चेस कोलकाता के रहे हैं पूरा क्रम्बल से हो गया और उसके बाद वो जीते हैं। तो कैसे आप देखते हैं, क्या एडवांटेज है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बड़ा लूप होल है कोलकाता नाइट राइडर्स में। इवन मॉर्गन, शाकिब उल हसन, राहुल त्रिपाठी को छोड़ दीजिए तो पूरी की पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है ओपनर्स के बाद। बिल्कुल राजीव, सेकंड लेग में अमेजिंग क्रिकेट खेल के वो फाइनल में पहुंच गए हैं और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केकेआर यहां तक पहुंचेगी। जी। लेकिन बहुत शानदार उनकी बॉलिंग रही है और जिस तरह उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, वही एक वजह रही कि वो आज फाइनल में पहुंचे हुए हैं। लेकिन जी। आउटराइटली अगर आप देखें तो चेन्नई को एक बेटर इक्विप्ड टीम है, एक्सपीरियंस है, और जिस तरह वो यहाँ पर पहुंची है तो मुझे लगता है कि एडवांटेज यहाँ पर चेन्नई के साथ है, क्योंकि बहुत उन्हें एक्सपीरियंस है और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल के वहां पहुंचे हैं तो उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा, मोमेंटम भी उनके साथ है। मोमेंटम अब केकेआर को भी मिला है, बहुत अच्छे 2 मैचेस जीतकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आउटराइटली अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एडवांटेज चेन्नई के साथ है। केकेआर का मिडिल ऑर्डर कार्तिक, मॉर्गन, शाकिब बिग कंसर्न है फाइनल से पहले? ये हर्ष जैन का सवाल है सभा भाई आपके लिए। हाँ, ये तो देखकर लग रहा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिला नहीं है इन तीनों ही बल्लेबाजों से। और अभी तक केकेआर डटी हुई है, क्योंकि उनके ओपनर्स के वजह से राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा, इन चारों खिलाड़ियों ने ही पूरा का पूरा जो बोझ है वो संभाल के रखा हुआ है। और उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। 3 स्पिनर्स हो गए। लॉकी फर्ग्यूसन, जहां पे जिस तरह के ट्रैक्स मिल रहे हैं वहां पर लॉकी फर्ग्यूसन ने भी शानदार गेंदबाजी की है। उनके पास गति है, उनके पास अच्छा मिश्रण है, वो हार्ड लेंथ बॉल डालते हैं और इसी वजह से उनको फायदा मिल रहा है। तो केकेआर के इस प्रोग्रेस में इन 7 या 8 खिलाड़ियों का बहुत ही शानदार योगदान रहा है राजीव। और ये एक चिंता का विषय जरूर होगा केकेआर के लिए, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये दुबई में होने वाला है, सीएसके के विरुद्ध है। और सीएसके की टीम की बल्लेबाजी में वो गहराई है। हालांकि उनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत मुझे कमजोर लगती है। तो अगर केकेआर को फाइनल मैच जीतना है तो बहुत जरूरी है कि उनको अटैक करना होगा और जो वीकनेस है सीएसके की गेंदबाजी की, उसको उनको एक्सप्लॉइट करना होगा, तभी केकेआर के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे फाइनल जीतने के लिए। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली कैपिटल्स मैच जरूर हारी है, बट जिस तरह का फाइट बैक किया दिल्ली की टीम ने, ये भी बड़े चर्चा में है। खास तौर से इतने अच्छा स्टार्ट, 96 रन का स्टार्ट के बाद जिस तरह से कमबैक किया, नौके रबाडा ने, ओवेश खान ने जिस तरह की गेंदबाजी की, फिर अश्विन ने जिस तरह से लास्ट ओवर डाला, ओवरऑल कितना आपको लग रहा है सेटिस्फाइंग होगा टीम मैनेजमेंट के लिए? ऋषभ पंत बार बार दिल्ली कैपिटल्स को धन्यवाद तो दे रहे थे, बट क्या एक्चुअली कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर? जिस तरह से मैच हारे हैं, लगातार 3 मैच हार गए प्लेऑफ्स में। देखिए, चेंजेस तो अब बाद में पता चलेगा राजीव, के कौन से जी। खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल रिटेन करती है, किस तरह से ऑक्शन में प्लेयर्स उनके तरफ आते हैं, ये तो वक्त बताएगा।
मुझे लगता है कि यहाँ पर कई सारे पॉजिटिव्स रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ये जो जी। फाइट बैक दिखाया है दिल्ली कैपिटल्स, वो दर्शाता है कि इनके अंदर वो तमन्ना थी कि वो मैच जीतें, इनके अंदर वो जोश था कि वो आईपीएल जीतें। और जब भी मेरी बात हो रही थी दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स के साथ या फिर मैनेजमेंट के साथ, सबको पूरा विश्वास था कि इस बार वो जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदर्शन कितना अच्छा रह रहा था। यही एक जी। ऐसी टीम थी जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थी। और उसी तरह से उन्होंने प्रयास भी किया था। एक दो प्लेयर्स के इंजरी की वजह से भी मुझे लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है दिल्ली कैपिटल्स को। एक तो मार्कस स्टोइनिस इंजर्ड हो गए, श्रेयस अय्यर थे नहीं पहले लेग में, वापस आए। कंडीशन थोड़े बहुत बहुत कठिन रहे यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, पर उसके बावजूद यहाँ तक पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने प्रयास पूरा किया। ऋषभ पंत को कप्तानी में थोड़ी बहुत और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। आपको हमेशा इवॉल्व करना होता है, एक प्लेयर के रूप में भी और एक कप्तान के रूप में भी। मुझे लगा कि जी। नॉकआउट में आपको बहुत जरूरी है कि बड़े प्लेयर स्कोर करें, वो हो नहीं पाया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर ध्यान जरूर देना होगा दिल्ली कैपिटल्स को। बट ओवरऑल एक सेटिस्फाइंग मुझे लगता है कि जर्नी रही है दिल्ली कैपिटल्स की। और अंत में जो उम्मीद थी उससे थोड़े बहुत दूर जरूर रहेगा दिल्ली कैपिटल्स। राजकुमार सर, लेकिन जर्नी अश्विन के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। वो अश्विन गेंदबाज से लेग स्पिनर बन गए। कल उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को तो अच्छी बॉल डाली, जब शाकिब और सुनील नारायण आए उनको आउट भी किया उन्होंने। बट जब 2 गेंदों पे 6 रन की जरूरत थी, तो हर्षजैन का ये सवाल है कि उन्होंने हाफ ट्रैकर डाल दिया लेग स्पिन फेंकने के चक्कर में, और जहां दिल्ली को मैच जिता के हीरो बन सकते थे, फिर 0 हो गए। बहुत ज्यादा वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं अश्विन। अगर अपनी स्टॉक बॉल पे ही कंसंट्रेट करें, अगर वो अपनी ऑफ स्पिन ही डालेंगे, तो इतना अच्छा उनका बॉल छुट रहा है उनके हाथ से, इतना अच्छा गिर रहा है कि उन्हें स्टिक करना चाहिए था अपने बेसिक्स पर। और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं है अश्विन को, जो उन्होंने ट्राई किया और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और मेरा मानना है कि T20 में जरूरत से ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि जी। अपने एक्सपीरियंस से अगर वो अपनी ऑफ स्पिन पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तो मुझे लगता है उन्हें ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। और एक सवाल सभा भाई आंद्रे रसेल को लेकर है कि आंद्रे रसेल अगर फिट होते हैं, जो संकेत दिए हैं डेविड हसी ने, जो मेंटोर हैं टीम के, क्या उनकी वापसी हो सकती है दुबई में, आपको लग रहा है? अम, हाँ, हो सकती है। अगर वो फिट हो गए तो दुबई का जो विकेट है वो उनको सूट करेगा। और फिर आंद्रे रसेल एक प्रकार के मैच विनर है। और बहुत जरूरी है कि वो केकेआर के लिए फिट हो जाए, तो उनका उनका इंक्लूजन तो बनता है। पर हम्म। परेशानी ये होगी केकेआर के लिए किसकी जगह पर वो आएंगे। शकीबुल जी। हसन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि केकेआर इस स्टेज में कप्तान मॉर्गन को हटाएगी। हालांकि उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर एक चेंज देखने को मिलेगा तो वो यही है कि आंद्रे रसेल आएंगे शकीबुल हसन की जगह पर। और वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा केकेआर के लिए, जी। क्योंकि उनके चांसेस फिर और ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे सीएसके के विरुद्ध। जिम का एक तरह से सुझाव है कि इन दुबई 100% रसेल विल रिप्लेस साकिब। और उसके पीछे क्या, अगर हम रीजन की बात करें, तो बहुत अलग सा ट्रैक है यहाँ पे। फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, सीमर्स को थोड़ी मदद मिलती है। क्या एक बड़ा रीजन हो सकता है कि शाकिब को आप ड्रॉप करें? हाँ, वही मैंने कहा कि आंद्रे रसेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है जो जिनकी गेंदबाजी काफी अच्छी रह रही है। वो एंगल बदल कर भी बॉलिंग करते हैं। और जिस प्रकार का विकेट है वहां पर, मुझे तो लगता है कि आंद्रे रसेल को अब किसी भी विकेट पर आपको खिलाना होगा और वो फिट है तो केकेआर की उम्मीद यही होगी कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाए और उनको इंक्लूड किया जाए। और अगर किसी को बाहर जाना होगा तो वो शाकिबुल हसन ही है, क्योंकि यहाँ पर बड़े मैचेस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकाउंटर के लिए आपको जरूरी है कि आपका जो बेस्ट मैच विनर है उसको खिलाया जाए। शार्दुल ठाकुर पे अब सवाल आ गया है। टीम में शामिल किया गया, सबब है उनको। कसार साहब का ये सवाल है कि अक्षर की जगह शार्दुल को टीम में लाना और हार्दिक पांड्या स्टिल नॉट फिट, किस तरह से आप देखते हैं ये जो वो किया है सेलेक्टर्स ने? देखिए, हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन मैच विनर है निस्संदेह। हम्म। और वो एक अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर है। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं की ये सोच है कि अभी भी समय है। अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने लगते हैं तो वो सिक्स्थ बॉलर का जो विकल्प है वो पूरी तरह हम्म। से वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसीलिए उनकी जगह बनती है इस टीम में। और चूंकि यहाँ पर इस प्रकार की सोच थी चयनकर्ताओं की और टीम मैनेजमेंट की, इसी वजह से हार्दिक पांड्या को रखा गया है टीम में और उनके साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बात हो रही थी कि आप इतने सारे स्पिनर्स को लेकर क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा हार्श जरूर रहा है। पर शार्दुल ठाकुर को लाया गया एक प्रकार से बैकअप के लिए हार्दिक पांड्या के लिए। अगर हार्दिक पांड्या फिट हम्म। नहीं होते हैं तो फिर शार्दुल ठाकुर एक सिक्स बॉलर के रूप में टीम में शामिल हो सकते हैं। और उस परिस्थिति में अगर आप स्पिनर्स को देखें, 5 स्पिनर्स में तो एक ऐसा स्पिनर था अक्षर पटेल, जो लाइक टू लाइक है रविंद्र जडेजा से। तो 2 हम्म। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की एक 15 में जगह बनती नहीं है।
और इसी कारण से यहाँ पर अक्षर पटेल को बाहर जाना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली, और उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को लाया गया है। और ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच है चयनकर्ताओं द्वारा कि उन्होंने सिर्फ जो आपके जो रिजर्व प्लेयर्स, जो स्टैंड बाय प्लेयर्स, उनमें उन्हीं में से एक खिलाड़ी को अंदर रखा गया है। अगर कोई मेन बॉलर हमारा इंजर्ड रहता, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी या फिर जसप्रीत बुमराह, तो निश्चित रूप से आप दीपक चाहर को लेकर आते, या अगर कोई बल्लेबाज इंजर्ड हो जाता तो फिर आप श्रेयस अय्यर को लेकर जाते। पर यहाँ पर चूंकि एक प्रकार से हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल उठ रहे थे, इसी वजह से शार्दुल ठाकुर को अंदर लाया गया है। राजकुमार सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिम का है कि जो वार्म अप मैचेस इंडियन टीम खेलेगी, अच्छा राजकुमार सर चले गए हैं, आप ये सवाल सभा भाई से ले लेते हैं। जिम का ये सवाल है कि जो वार्म अप मैचेस खेलेगी इंडियन टीम, सभा भाई, उसमें सबसे ज्यादा क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएंगे, किस पर नजर होगी? बैटिंग ऑर्डर सेट करने पे फ्लोटर्स को कैसे यूज किया जाए, या ओपनिंग स्टैंड में हम किसको लेके आए? मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आपके ओपनिंग स्टैंड सेटल हो जाए, क्योंकि अभी तक तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि किसके साथ भारत ओपन करेगा, विराट कोहली के साथ या फिर रोहित शर्मा के साथ या केएल राहुल के साथ या ईशान किशन के साथ। आपके पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं। पर मेरे विचार से आप वार्म अप मैचेस में आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक जो जो टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो आप पहले से ही डिसाइड कर लें और फिर उसी पर आप मेहनत करें। तो मेरे विचार में जो मेरी 11 में जो देख रहा हूँ उसमें हार्दिक पांड्या है, और ऊपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को ओपन करना चाहिए, और नंबर 3 पर विराट कोहली, और फिर नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, और फिर आपके जो अन्य प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे। नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, और फिर आपके पास 5 बॉलर्स होने चाहिए। राजकुमार सर, पृथ्वी हमारे एक व्यूवर है, उनका कहना है हार्दिक पांड्या इज अनरिलायबल। अब अनरिलायबल है तो क्या वार्म अप मैचेस वो विश्वास जगा पाएगा? हार्दिक पांड्या को ज्यादा खिलाया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको पहला वार्म अप मैच खेलना है। बिल्कुल राजीव, उनको मौका जरूर दिया जाएगा, दिया जाना भी चाहिए। और देखिए, आप जिस तरह के वो मैच विनर हैं, तो आप उनको अनरिलायबल नहीं कह सकते। वो ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा चांस तो लेते हैं, भले इस तरह के आप किसी को भी देख लें, गेल को देख लें, रसल को देख लें या पांड्या को देख लें, वो जब इस तरह के शॉट्स खेलते हैं तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। लेकिन ये ऐसे मैच विनर हैं कि जिनको जो 6-7 नंबर पर आकर आपको एक बड़ा स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं या बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं, तो उनको मौका दिया जाना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी 11 में तो वो जरूर बनते हैं। सभा भाई, क्योंकि अब फाइनल मैच पे भी चलते चलते थोड़ी बात कर ले। फाइनल मैच शुक्रवार को है, दुबई में खेला जाना है। कौन सी टीम ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस में होगी? कोलकाता, जो हारा हुआ मैच एक तरह से कहा जाए वो जीते, क्योंकि आखिरी बॉल में कुछ भी हो सकता था, और दूसरी तरफ चेन्नई है जो लगातार 3 मैच हारने के बाद उन्होंने 14 मैच जीता और फिर वो क्वालिफाई करके पहुंचे। देखिए, मुझे लगता है कि अनुभव के हिसाब से सीएसके का बैलेंस ज्यादा है, उनका पलड़ा इस समय भारी है, और उसके ऊपर से वो दुबई में मैच खेल रहे हैं। दुबई की जो विकेट है वहां पर जिस तरह का इम्पैक्ट केकेआर के स्पिनर्स दे पाएंगे वो कहना बड़ा कठिन है। उतना इम्पैक्टफुल उनका मुझे लगता नहीं है कि प्रदर्शन हो पाएगा वहां पर। उसके साथ साथ इनफॉर्म ऑलराउंडर ज्यादा हैं सीएसके के पास। चलिए, वो अलग बात है कि उनको ओपनिंग स्टैंड भी उनको काफी अच्छा मिल रहा है। मोइन अली है उनके पास, रविंद्र जडेजा है उनके पास, एमएस धोनी का फॉर्म बहुत बड़ी बात है सीएसके के लिए। तो इस समय उनका जो विश्वास है बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि उनके पास वही वापस एमएस धोनी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है, जो आसानी से मैच फिनिश करते थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सीएसके की टीम ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है। पर ये जो लय प्राप्त किया है केकेआर ने, इससे उनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। उनकी उम्मीद यही होगी कि इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाएं और वो आईपीएल फाइनल जीते। राजकुमार सर, वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोलकाता नाइट राइडर्स में। अब चलते चलते क्या फाइनल मैच में उनके 4 ओवर बहुत डिसाइसिव होंगे, जिस तरह से उन्होंने शारजा में प्रूव किया डीसी के खिलाफ? क्या सीएसके के खिलाफ भी वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर कोलकाता के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होंगे? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा राजीव। बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, और किसी भी मैच में अगर आप देखें, उनको कोई भी बल्लेबाज अभी तक रीड नहीं कर पा रहा है, ना ही उनकी पिटाई हुई है। तो वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाले हैं फाइनल में भी, और चेन्नई को बहुत सावधान रहना होगा कि अगर वो कम से कम उनको अगेंस्ट विकेट ना खोएं, क्योंकि वो एक ऐसा गेंदबाज है जो रेस्ट्रिक्ट तो करते ही हैं, साथ साथ विकेटें भी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इनसाइट
स्टोरीज बताने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स अब टूर्नामेंट से बाहर है और फाइनल की 2 टीमें हमें मिल चुकी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग। इस फाइनल मैच पर डिटेल में विश्लेषण करेंगे हम शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे। तो रोज जुड़िए आप खेल नीति के साथ 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus is joined by writer-director Faraz Arif Ansari to talk about their critically acclaimed short films, Sisak, Siberia, and the recent hit Sheer Korma. On The Habit Coach, Ashton introduces us to Avinash BR, co-founder of Deep Rooted Company, and his take on the quality of the food and supply chain in India and current trends in the farming sector. On Naan Curry, Sadaf and Archit talk about the humble potato, right from its origin and trade history to the various ways it can be used in dishes and its health benefits. On All Things Policy, Aditya Ramanathan joins Aditya Parekh to discuss the UK's first ever national space strategy document and the lessons it may hold for India. And on Say No to Drama, Chetna slices through the drama of bad boss behavior and shares what it takes to be a good boss. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. We really appreciate you spreading this. Word of mouth helps a lot. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, and Intel. We really appreciate the support. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.